आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 देखेंगे। हिस्ट्री का जो है, रसीदा लड़की है, उसका सवाल आता है एक दिमाग में। वो बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह हेडलाइंस पर पड़ती है। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि आखिर कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएं? मेन बात यहाँ पर यही उठ रहा है कि कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, या तो टेलीविज़न देख सकते हो, या तो फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब उस समय वो व्यक्ति देखा हुआ हो, आंखों देखा हाल सुना सकता है। जैसे 4 साल पहले 5 साल पहले क्या हुआ था, अपने मम्मी पापा से पूछ लेते हैं हमारे बचपन में कैसे क्या हुआ करता था। 10 साल पहले क्या हुआ करता था, 15 साल पहले अपने दादा दादी से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो उस समय मौजूद थे, वो आंखों से उस समय का हाल देख चुके थे। इसीलिए हम उनसे जानते हैं। अगर हमें 50-100 साल पहले की बात जाननी हो, अगर हमें 1947 आज़ादी की बात जाननी हो, 70 साल 72 साल पहले की बातें जाननी हो, तब हम ऐसे व्यक्ति से अभी मिल सकते हैं जो उस समय मौजूद हो। तो ऐसा हो नहीं सकता, या तो वो बचपन बच्चा होगा, या तो 10-15 साल का होगा, तो उतना मेच्योर नहीं होगा। जिनको अभी तक याद है उतने परिपक्व वो व्यक्ति नहीं होंगे। तो उस समय की हम हिस्ट्री के बुक्स पढ़ सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति जो करते हैं उस पर अलग अलग प्रकार के पता लगाते हैं, उसके बाद लिखा जाता है। तो लेकिन हाँ, हम ये तो जान सकते हैं कि 1 साल पहले क्या होता, 2 साल पहले क्या होता, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना सकता है? मेन क्वेश्चन ये है। अब अगली तरफ की क्वेश्चन आती है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो बोलता है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, मतलब होता है शिकारियों, जो पहले शिकार कर कर खाया पिया करते थे। उसके बाद वही शिकारी जो पहले शिकार करते थे, जो जानवरों को मार कर खाते थे, उसी जानवरों को पालने लगे तो वे पशुपालक बन गए। उनके बाद जानवरों के पालने में, उनके चारा उरा का ध्यान रखने में कृषक बन गए, मती भी बन गए, किसान भी बन गए। वो लोग खेती बाड़ी करने लगे। इसी तरीके से कुछ दिन और गुजरा तो उसमें से जो लोग पावरफुल हुए वो शासक बन गए। उसी शासक के राज्य में बहुत सारे व्यापारी हुए जो कि अलग अलग जगह पर जाकर व्यापार किया करते थे। पुरोहित हुए जो कि धर्म का प्रचार किया करते थे। शिल्पकार हुए जो कि शासकों के या तो अपने इंडिपेंडेंट वो मूर्तियाँ बनाते थे, पत्थरों को तराश कर, पत्थरों को काट कर, या तो काठ पर मूर्तियाँ बनाते थे, लकड़ियों पर मूर्तियाँ बनाते थे। अब आर्टिस्ट हुए, फिर संगीतकार हुए, वैज्ञानिक हुए। इस तरीके से समाज का विकास हुआ। लोग पहले हुआ करते थे शिकारी, लोग पहले हुआ करते थे शिकारी, उसके बाद हुए पशुपालक, उसके बाद हुए कृषक, उसके बाद हुए शासक, उसके बाद हुए व्यापारी, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक। अब हमारा सामान्य चल रहा है अभी। तो इनके जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। उस समय के जो व्यक्ति थे, अगर उनके बारे में पता चले तो उस समय के सारे कल्चर के बारे में भी पता चल सकता है कि उस समय संस्कृति कैसी थी, वे व्यक्ति क्या खाते थे वो भी पता चल सकता है, व्यक्ति कैसे क्या करते थे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब भी हम पता कर सकते हैं अतीत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले बस्ती कहाँ बसी थी, लोग कहाँ रहना स्टार्ट किए थे। तो मानचित्र 1 में, जो कि पृष्ठ 2 पर दिया हुआ है, आपको लेकर चलते हैं पृष्ठ 2 पर। यह है अपना मानचित्र दिया हुआ। इसमें बोल रहा है नर्मदा नदी का पता लगाइए। ये देखिए नर्मदा नदी है स्थित है यहाँ पर। यहीं पर सबसे पहले लोग निवास करना स्टार्ट किए थे। यहीं पर सबसे पहले लोग निवास करना स्टार्ट किए थे। तो हमने नर्मदा नदी को देख लिया, नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ पर एक पॉइंट बन गया कि सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। उसके बाद यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब सारी चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करने वाले।
कुशल संग्राहक कहने का मतलब हुआ कि वो लोग पूरी तरीके से कुशल थे कि हमें क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। जैसे वो जंगल जाते थे शिकार के लिए या तो खाने पीने की वस्तुओं को ढूंढने के लिए, तो उसमें से उनको कौन सी वस्तुएं अपने पास लेनी थी, कौन सी छोड़ देनी थी, उसके बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारियाँ थी। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, आसपास के जंगल जो वहाँ पर हुआ करते थे, उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारियाँ थी, उनसे पूरे परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए वे जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। एक पॉइंट ये बनता है, आरंभिक नगर सबसे पहले वहीं देखने को मिलते, मतलब कोई सभ्यता नहीं देखने को मिलती, लेकिन सबसे पहले लोग रहने की बात वहीं से पुष्टि की गई है, नर्मदा नदी के किनारे वाले तट पर। यहाँ रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे, जो वहाँ आसपास की जंगलों के विशाल संपदा से पूरी तरीके से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जंगल में जो पेड़ मौजूद था, पेड़ पौधे, उसका जड़, उसका फल, ये सब का ले आते थे और उसका इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। तो उन्हें यही पूरी तरीके से जानकारी थी कि किसका जड़ किसका फल चाहिए। जैसे जड़ के रूप में मूली, गाजर, इस समय जो अभी चल रहा है, अभी का जो वर्तमान में फल चलते हैं, उस समय भी कोई होता था, उसी समय उसी तरीके से जड़ और फल फूल का वो लोग सेवन किया करते थे। वे लोग जानवरों को आखेट यानी कि शिकार भी करते थे, शिकारी भी थे वो लोग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बोल रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। चलिए अब लगाते हैं। बोला उत्तर पश्चिम, एक मैप में कैसे कैसे रहता है डिस्टेंस, दिशा कैसे कैसे होती है, डायरेक्शन, वो मैं बता देता हूँ। इस तरीके से अगर बनाए तो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा साउथ होता है, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ये आप लोग हमेशा याद रखें। बोला उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम इस जगह पर होना चाहिए। देखिए इसी जगह पर आपको दिख रहा होगा, ये है किरथर और सुलेमान, ये दोनों पहाड़ी है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। उस समय ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में वो पाकिस्तान में, उस समय ये कॉन्टिनेंट था। तो किरथर और सुलेमान, यहाँ पर सबसे पहले लोग फसल उगाना आरंभ किए। तो पूछा जा सकता है सबसे पहले फसल उगाना कहाँ पर आरंभ हुआ था, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में कहाँ मौजूद है, तो पाकिस्तान में। यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी, तो भी देख लीजिए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, आप समय का भी बढ़िया से ख्याल रखिए, टाइम पीरियड का कि कितना वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है। तो 8000 वर्ष पूर्व यहाँ के स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की खेती की थी। तो सबसे पहले खेती किस चीज़ का हुआ था, तो गेहूं तथा जौ का। किस स्थान पर हुआ था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। वर्तमान में कहाँ मौजूद है, तो पाकिस्तान में। कितने वर्ष पूर्व, तो 8000 वर्ष पूर्व। ये 4 प्रकार के यहाँ पर पॉइंट बनते हैं, पॉइंट आप लोग बनाते चलिए। उन्होंने और उसके साथ क्या किया, फसल उपजाने के साथ फसल जब उगने लगा तो उसके लिए भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। पहले वो लोग शिकार कर कर खा रहे थे, फिर जब वो लोग फसल उगाना स्टार्ट किए, कृषक बने, उसके बाद वो लोग पशुपालक भी बन गए। कृषक जैसे ही बने, फसल को उपजाना आरंभ किया, तैसे ही उन लोग पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया गया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। चलिए, एक तो हमने कृषि का विकास देख लिया, जहां से गेहूं जौ फसल उपजाना शुरू हुआ था सुलेमान और किरथक से। एक हमारे पास बता रहा है उत्तर पूर्व में जाइए तथा गारो का पता लगाइए। देखिए ये है उत्तर, यह है पूर्व, ये है यहाँ पर उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी, जो कि वर्तमान में मेघालय में स्थित है। यहाँ पर मेघालय में एक गारो खासी जयंतियाँ नामक की 3 जनजातियाँ हैं, जिनके नाम पर 3 पहाड़ियों का नाम पड़ा है, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी
और जयंतिया पहाड़ी। ये है गारो पहाड़ी, उत्तर पूर्व भारत में मौजूद है। यहाँ पर भी आरंभ में सबसे पहले खेती का विकास हुआ था। यहाँ पर नर्मदा नदी जो हम लोग पहले पढ़े थे, जहाँ सबसे पहले लोग रह रहे थे इसके तट पर, उसके बगल में ही है विंध्य पहाड़ी। वहाँ पर भी बोल रहा है ये दोनों क्षेत्र में, गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में लोग खेती करना आरंभ किए थे। इसी के साथ साथ सुलेमान किर्थर, और इसके साथ साथ सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले खेती का तो उत्तर पश्चिम भारत में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के बीच में गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यही लोग भेड़ बकरी बैल, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाना शुरू किया। उसके बाद उत्तर पूर्व भारत में गारो जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था। तो सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया वो स्थान है विंध्य के उत्तर में स्थित है, विंध्य के थोड़ा सा ऊपर में उत्तर में स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। चलिए पहले पता लगा लेते हैं कि कहाँ है सिंधु। देखिए ये है सिंधु नदी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। इसका आधा हिस्सा, इसका कुछ ही हिस्सा, ये जो देखिए यहाँ से चल कर आ रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है जम्मू कश्मीर से जो इसका उद्गम है, इसका कुछ ही हिस्सा वर्तमान में भारत में बहता है, मात्र इतना दूर तक। बाकी सारा हिस्सा इसका पाकिस्तान में बहता है। तो इस जो अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन हो गई, देखिए इस नदी में आकर कौन कौन नदी मिल रही है। काबुल नदी, जो नदी मिल रही है वो इसकी सहायक हो जाएगी। एक हो गई काबुल नदी, इधर से आकर मिली झेलम नदी। झेलम नदी और काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी हो गई, सतलज हो गई, ये चार हैं इसकी सहायक नदी। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। इसे आप ऑर्डर वाइज याद रखिएगा, क्रम वाइज। कभी कभी दे सकता है कि यहाँ सिंधु नदी का जैसे पूछ लिया, नदियों का थी बनाइए, मानचित्र बनाइए, तो आप बना सकते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, उसकी सहायक नदियाँ कैसे कैसे आकर मिल रही है। तो आपको ऑर्डर के अनुसार वहाँ पर मैप में बनाना होगा, इसीलिए आपको इसको ऑर्डर के अनुसार ही इसको याद रखें, क्रमानुसार। झेलम पहले, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर सतलज। और सतलज की यहाँ पर एक सहायक नदी हमको दिख रही है, ये सतलज है, और इसकी सहायक नदी है ब्यास नदी। तो सतलज की भी सहायक नदी एक हो गई ब्यास नदी। यहाँ के सभी नदियों के बारे में पता चल गया। एक मेन नदी निकल रही है सिंधु नदी, इसके 3-4 गो हो गए सहायक, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। और सतलज की सहायक है ब्यास नदी। ये हो गया। तो ये तो सिंधु का पता चल गया मानचित्र में अभी कहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, जो कि वर्तमान में अधिकतर जगह पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर पता करते हैं क्या है। तो आगे बढ़िए। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता चल गया। सहायक नदियाँ ये भी पता चल किसे कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब आरंभिक नगर मतलब लोग साथ रहना आरंभ किए। पहले लोग जो रहा करते थे वो गांव में रहते थे, लिख दिया था, पहले लोग गांव में रहते थे। नगर बसना स्टार्ट हुआ लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे में, नदियों के तट पर। अब देखिए 4700 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदी देख लीजिए, गंगा है जो कि ये निकल रही है गंगा नदी, और गंगा नदी में आकर मिलती है यमुना नदी। तो गंगा की सहायक हो गई यमुना नदी, और यमुना में आकर मिलती है चंबल नदी। तो यमुना की सहायक हो गई चंबल नदी। तो गंगा की सहायक है यमुना नदी, और यमुना की सहायक है चंबल नदी। तो गंगा नदी और इसकी सहायक नदी कौन हो गई, यमुना नदी हो गई इसकी सहायक नदी में। और इधर देखिए गंगा में कौन आकर मिल रहा है, ये देखिए सोन नदी इधर से जाकर मिल रहा है, ऐसे इसे पार हो रहा है।
तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी भी हो गई, यमुना नदी भी हो गई। ये दोनों गंगा की सहायक है। उसके बाद जब गंगा भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ तक भारत है, इधर ही इतना दूर ये बांग्लादेश का एरिया है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी उससे जाकर मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र भी सहायक होती है वहाँ पर गंगा की। तो भारत में गंगा की सहायक कौन कौन है? तो भारत में गंगा की सहायक है यमुना नदी और सोन नदी। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत में गंगा की सहायक है यमुना नदी और सोन नदी। एक और पॉइंट बना लीजिएगा कि यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। यहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे जो था, सिंधु नदी के जो किनारे था, वहाँ करीब करीब बोल रहा है 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगर फले फूले थे, मतलब नगर का विकास हुआ था। लेकिन गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर इसका विकास, नगर का विकास हुआ था। आगे चलिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी देख ही लिए सोन नदी कहाँ पर है, उसकी सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसी राज्यों की स्थापना की गई थी। अब देखिए, बता दिए थे जैसे कि धीरे धीरे लोग क्या बन गए, पशुपालक बन गए। पशुपालक से अब जाकर बन गए हैं व्यापारी, शासक। पशुपालक से बने थे शासक। पहले ही पेज में था, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे अति विकास हुआ था लोगों का। तो पशुपालक, कृषक और उसके बाद बने थे लोग शासक। अब शासन कहाँ से शुरू हुआ वो देखिए। सबसे पहले नगर फला फूला यहाँ पर सिंधु नदी के क्षेत्र में 4700 वर्ष पूर्व। उसके बाद फला फूला गंगा नदी के क्षेत्र में, उससे पहले पर पहुंचा सिंधु नदी के क्षेत्र में, फिर यहाँ पर गंगा नदी के क्षेत्र में। गंगा के दक्षिण आइए, नीचे थोड़ा सा आइए, यहीं पर मौजूद है बिहार का एरिया। यह है बिहार, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? मगध। पहले इसे नाम से जाना जाता था मगध, वर्तमान में इसका नाम है बिहार। यहाँ के शासक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और सिर्फ यहाँ ही नहीं, यहाँ से देखते देखते भारत में अधिकतर जगह पर, यहाँ वहाँ इस चारों जगह पर चारों पट्टी शासन प्रारंभ हुआ और शासक लोग पर शासन करने लगे, अपना अधिकार जताने लगे। तो यहाँ वाला मगध वाला जो शासन था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और सिर्फ अपना विशाल राज्य स्थापित किए थे। मगध बहुत ही बड़ा साम्राज्य था उस समय का और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने हमेशा क्या किया कि उपमहाद्वीप, इसको सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है इसको उपमहाद्वीप। पहले ये दक्षिण एशिया का भाग पड़ता है। पूरा भारत जो था पहले दक्षिण एशिया का भाग था और ये चारों तरफ से जो था ना, पूरा ये इलाका जो था चारों तरफ से, पहले सब अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो पहले अफ़गानिस्तान हो, चाहे इस तरफ म्यांमार हो, चाहे इस तरफ बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ये सारा पहले भारत में सम्मिलित था। चीन उनको जब सब मिलाकर देखते थे तो पहले इसे सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि चारों तरफ से ये अलग करता है, बीच में पहाड़ है, नदियां हैं, तो एशिया का लगता है कि ये एशिया से अलग बटा हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन है ये एशिया का ही पार्ट है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। एशिया हो गया महाद्वीप और ये हो जाता है उपमहाद्वीप, इसको बोला जाता है। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप मतलब यही जगह का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी उन्हें हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्री के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ये तो पहले से पता नहीं होता था ना पहले कि लोग हम किस दिशा में जा रहे हैं और आगे क्या पड़ने वाला है। पहले उतना टेक्नोलॉजी तो था नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैप में देखते हैं, ये भी पता नहीं होता कि आगे जो हमें जिस गली जा रही हो आगे बंद भी है कि खुली है। उसी तरीके से पहले हुआ करता था, लोग सामने जा रहे हैं, पता नहीं था कि आगे पहाड़ आएगा, आगे कब नदी आएगी। उस समय की यात्रा जोखिम भरी होती थी, सबको पार कर कर निकलना होता था। यात्रा के बीच में रेगिस्तान मिल गया, बीच में उनको नदी मिल गई, बीच में समुद्र मिल गई, इस कारण यात्रा बहुत ही जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अब उन समय के व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं था। ये यात्रा भी जोखिम भरी थी लेकिन वो लोग करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में
तो कभी प्राकृतिक आपदाओं मतलब कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे रहने के लिए। एक जगह तबाह हो गया तो दूसरे स्थान तक चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए आते थे। कभी कभी जो विशाल साम्राज्य, जो मगध जैसा साम्राज्य स्थापित होल था, उसकी सेना जो थी वो एक दूसरे से जगह पर जा कर के और वहाँ के अथियो वहाँ अगर कोई शासक शासन कर रहा है तब उस शासन के सेनाओं पर आक्रमण करके उसको अपने अंडर कर लेते थे, या तो फिर उस सारे व्यक्तियों पर शासन करने लगते थे। तो सेना भी एक जगह से दूसरी जगह तक विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। व्यापारी का तो व्यापार करना ही था उस समय, तो अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने के लिए जाते रहते थे। धार्मिक गुरु जो हैं वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जैसे उस समय की हम लोग बात करें साईं बाबा या तो बुद्ध भगवान, वे लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे तक लोगों को शिक्षा देने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए जाया करते थे, यात्रा किया करते थे। कुछ लोग जो थे वो नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे को विचार जानने का अवसर मिला। हुआ करता था वास्को डी गामा निकल गया पूरा पृथ्वी को खोज करने की, आखिर हमारे अलावा और कौन कौन पृथ्वी पर मौजूद है। तो उस तरह की यात्रियाँ जो होते थे वो लोग अनेक जगह को विजिट करने के लिए, जैसे हम लोग अभी जाते हैं टूर पर नए नए जगह को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, उसी समय से पहले भी लोग किया करते थे। यानी कि ये जो आजकल चल रहा है मॉडर्न कल्चर में, जो चल रहा है मॉडर्न इंडिया में, ये पहले भी यही चीज़ चला करता था। ये आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ करता था ये बात। पहले भी लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे। अगर बाढ़ या भूकंप आया तो पहले भी लोग एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट हो जाया करते थे। अभी जिसे बोलता है पलायन कर जाना, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना, उसे बोलते हैं पलायन कर गया। लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक चले गए लोग। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, वही करते हैं। कभी कभी यात्रा कोई फैमिली से मिलने गए तब यात्रा करते हैं, या तो यात्रा कोई नई जगह को घूमने गए, या तो किसी का नौकरी नई जगह पर लग गया तब लोग यात्रा करके उस जगह पर पहुंचते हैं, या तो कोई नई जगह को देखना है, इनकी उत्सुकता है देखने की, तब लोग यात्रा करते हैं। आज की तो वही है। उसके आगे बोल रहा है, आप बोला कि इन सभी यात्राओं के वजह से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जैसे अभी भी लोग अब लोग क्या करने लगे, अमेरिका घूमने जाने लगे, अनेक अनेक जगह घूमने जाने लगे। उसके बाद वहाँ का जो कल्चर देखे उसको अपनाना शुरू किया, उनके विचार को जाने, उनको अपनाना शुरू किया। तो उस समय भी लोग एक दूसरे को विचार जानने का अवसर मिला। अब तभी तो होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति का विचार जान सकते हैं जब लोग यात्रा करेंगे तभी तो। अब फिर से बोल रहा है कि मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए थे और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, पारंपरिक समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाए के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। पहले लोग यही करते थे। कोई व्यक्ति, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, रेसिपी देखते हैं अलग अलग प्रकार के यूट्यूब पर जाकर। दूसरे हर एक लोग अलग अलग प्रकार से खाना बनाते हैं। तो अभी भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के विचार को अपनाते हैं। वो कैसे बना रहा है वो हम लोग करते हैं। पहले भी लोग वही क्या करते थे। पहले क्या बोले, पहले ही थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये जो पहले दक्षिण एशिया का भाग था ये इतना आसान नहीं था। उसकी प्राकृतिक सीमा बनाया था कौन, यहाँ के आसपास के ये देखिए समुद्र, ये सब समुद्र जो था, इसके बगल में ये पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ जो थी ऊपर में, जैसे कि हिमालय जैसी पहाड़ी, ये सब पहले क्या था, इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता था, बॉर्डर बनाता था, नेचुरल बॉर्डर बनाया करता था। चलिए एक चीज़ हम छोड़कर आगे निकले, वो आपको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए,
लास्ट में ये इधर लिखा हुआ। मानचित्र 1 में देखिए दक्षिण एशिया, हम पहले बोले इसे दक्षिण एशिया के बारे नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब पहले दक्षिण एशिया का भाग हुआ करता था। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि ये सभी क्या था, दक्षिण एशिया का भाग था। ये सभी को मिलाकर पहले उपमहादेश किया करता था, उपमहाद्वीप बोला करता था। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, मतलब एक जितना बड़ा महाद्वीप होता है उससे छोटा एक है दक्षिण एशिया। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसकी विशालता उतनी ही है जितना एक महादेश का, महाद्वीप का होना चाहिए, लेकिन ये बटा हुआ है अनेक अनेक भागों में, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलिए, देश के नाम। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जो सिंधु नदी थी वो। अपने एटलस, एटलस क्या है? एटलस एक मैप का बुक होता है जिसमें सारे मैप को लिखा गया है, सारे मैप को दर्शाया गया है। तो मैप का जो बुक है उसी का नाम है एटलस। तो उस एटलस में, मैप का बुक में सारे चीज़ का मैप आपको मिल जाएगा, सभी चीज़ का, सभी अलग अलग देश का अलग वर्ल्ड मैप, सभी कॉन्टिनेंट का मैप, मतलब सभी महाद्वीप का मैप, तो सभी जो हो गया सागर महासागर उसका मैप। वो एटलस जो बुक है स्पेशली वो मैप के लिए ही है। तो अपने एटलस के बुक में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, मतलब यूनान बोलते थे ग्रीस के जो लोग थे उनको, और ईरान तो हो गया ईरान वाले जो लोग थे, बगल में ही है। अभी हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देते हैं वहाँ पर ईरान और यूनान कहाँ था। सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। पहले जो लोग ईरान और यूनान से आए, ईरान और यूनान से, वो सबसे पहले सिंधु नदी के पास पहुँचे। ईरान और यूनान कहाँ पड़ता है जो आपको संक्षेप में बता देते हैं। अभी वर्ल्ड मैप आप खोलिएगा तो भारत जो है यहाँ पर, भारत का साइड, चलिए आपको खोल कर दिखाई देते हैं कहाँ पड़ता है ईरान और यूनान। अभी हम लोग अपने मैप पर हैं, ये हमारा इंडिया दिखा रहा है यहाँ पर, उसके बाद हमारा इंडिया दिखा रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखिए इसके बगल में ये पाकिस्तान है और इसके इधर साइड है ईरान। ईरान से लोग पहले इसे घुसे, तो पहले पाकिस्तान तो नहीं हुआ करता था, पहले लोग ये कॉन्टिनेंट ही था, दक्षिण एशिया का भाग ही था। तो पहले यहाँ पर लोग घुसे और ये ईरान वाले जो लोग हैं इसके बगल में है, जस्ट यहाँ पर देखिए मैं दिखा दूँ यूनान किसको कहता था, जो देखिए ये ईरान है और इसके बगल में इधर से आइए तो ये टर्की पड़ता है, तुर्की, और इसके बगल में जो ग्रीस है इसी को यूनानी बोला जाता था, ग्रीस वाले लोग को ही। तो ग्रीस वाले और ईरान वाले ये दोनों मैप पे पता चल गया कहाँ पर है, इंडिया के जस्ट इधर साइड है। ये रहा इंडिया, इसके बगल में ये ईरान है और यहाँ पर ये यूनान है। तो पता चल गया मैप में। यहाँ के वाले जो लोग थे वो सबसे पहले भारत को क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे, सबसे पहले भारत को बोलते थे हिंदोस। तो सबसे पहले जो हिंदोस अथवा इंदोस को कहते थे ये लोग, सिंधु नदी जो था उसको हिंदोस अथवा इंदोस बोलते थे। और इसके पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश था, मतलब जो भूमि थे, नदी के बगल में जो भूमि हुआ करता था, ज़मीन जो था, उसे इंडिया कहा। उसे क्या बोला, इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया को कौन बोला था, इंडिया, भारत को सबसे पहले इंडिया कौन बोला, तो ईरानी तथा यूनानी ने। ईरानी तथा यूनानी में सबसे पहले भारत को इंडिया बोला। कब बोला था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। हाँ, तो ईरान और यूनान कैसे मौजूद था, ये तो देखिए यहाँ पर इंडिया जो था, इसके बगल में ये पाकिस्तान के बगल में ईरान था, और उसके बगल में इधर टर्की के बाद ये टर्की था, इसके बगल में ये ग्रीस था, यूनान था। तो हमारे भारत के ये था, भारत पूरा है तो भारत के उत्तर में मौजूद था ये, और इधर पश्चिम, वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में मौजूद था, भारत के उत्तर पश्चिम में। तो यही बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम से जो लोग आए थे 2500 वर्ष पहले ईरान और यूनानियों ने, उन्होंने सबसे पहले
सिंधु को क्या बोलता था? सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस बोलता था। क्वेश्चन पूछ सकता है सिंधु नदी को हिंदोस तथा इंदोस किसे बोलता था? तो ईरानी तथा यूनानी बोलता था। इसके पूर्व में जो इलाका था, इसके पूर्व में जो इलाका था, ये इलाका, ये सिंधु नदी हो गया। इसके पूर्व में जो इलाका इसको दिखता था भूमि प्रदेश, इसको इंडिया बोल दिया, इसको बोला इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत या आरंभिक लगभग मतलब 3500 वर्ष पुरानी है कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो भारत नाम का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन किस कृति में या तो किस वेद में या तो किस किस ग्रंथ में भरत नाम का जो प्रयोग है वो मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी है ये कृति संस्कृत में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले लोग इसके लिए किसके लिए प्रयोग करते थे ये नाम? तो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उसके लिए भारत बोला करते थे। देखिए उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में मतलब इधर साइड के जो लोग थे पहले उन्हें भारत बोला जाता था, भारत बोला जाता था। और इधर साइड का जो एरिया था उसे लोग बोलते थे इंडिया। लेकिन धीरे धीरे अब ये नाम क्या बदल गया? देश, हमारे देश का नाम हो गया अब ये इंडिया। और भारत, भारत धीरे धीरे बन गया भारत, अब ये हो गया इंडिया, देश का नाम हो गया हमारा। कैसे कैसे विकास हुआ पता चल गया। ईरानियों और यूनानियों का देन है कि हमारे पास इंडिया, और इसी का देन है भारत। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयोग में होने वाला अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसका लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द, इसका कहने का मतलब आप समझिए लीजिए क्या होता है लैटिन। ये होता है कि अंग्रेजी हिंदी से बहुत पहले, अंग्रेजी और हिंदी का आविष्कार होने से बहुत पहले अनेक तरह के लिपियों का आविष्कार हो गया था। लिपि वो होता स्क्रिप्ट जिसमें हम लिखते हैं। ये जो लिख रहे हैं ये लिपि है, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये भाषा बन जाएगा। जब हम लिख रहे हैं तो क्या है? लिपि है। जब इसको पढ़ेंगे तो ये भाषा बन जाएगा। तो जो पहले हुआ करते थे वो अनेक प्रकार के लिपि थे। अंग्रेजी और भारतीय देवनागरी लिपि से पहले भी अनेक प्रकार के लिपि हुआ करते थे। जब नए लिपियों का विकास होने लगा ये सब लिपि का, तब हम लोग पुराने लिपि के से उठा कर शब्द लेने लगे, और अब उसके अर्थ से हम लोग अनेक अपना अपना अर्थ बना लिए हैं। तो लैटिन में इसका अर्थ क्या हुआ करता था? लैटिन में मेनू का अर्थ होता था हाथ, मेन्यू का अर्थ होता था हाथ। और स्क्रिप्ट मतलब हम बोले जो लिखा हुआ चीज़ है वो स्क्रिप्ट है, लिखना। तो हाथ से जो लिखा गया चीज़ है उसी को बोलते हैं क्या? पांडुलिपि। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा गया चीज़। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ये पांडुलिपि कहाँ पर लिखा जाता था? अधिकतर ताड़ पत्र पर, तार के पत्ता पर लिखा हुआ करता था। हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता है जिसका नाम है भुर्ज। भुर्ज नाम के पेड़ के छाल पर विशेष तरीके से उसको तैयार किया जाता था, छाल को, और उसके बाद उस पर लिखा मिलता था। उस भुर्ज के छाल जो है उसे भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। आज भी आप कोई दुकान पर जाइएगा बाज़ार में तो वहाँ पर भोजपत्र का अगर अति जानकारी लेंगे तो भोजपत्र का जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। भोजपत्र का कागज़ मांगेंगे तो मिल जाएगा आज भी। चलिए इधर पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे देखिए, ये भुर्ज पेड़ की छाल पर बना हुआ है पांडुलिपि जिस पर लिखा गया है। आपको पता नहीं चलेगा ना हमको पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी लिपि है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो उस समय का अगर हम क्या लिखा हुआ था उस समय के बारे में हम पढ़े
लोग अपने जैसे आजकल डायरियाँ लिखते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या हुआ, अपने जीवन पर रोज़ डायरी लिखते हैं, अपने डेली दिनचर्या को अपने डायरी में एक लिख कर रखते हैं। उसी तरीके से पहले लोग जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ करते थे उनको एक पांडुलिपि के जैसा बना कर रखते थे, ताड़ के पत्र पर या तो ताड़ के पेड़ पर पत्ता पर या तो भोजपत्र मतलब भुर्ज के पेड़ के छाल पर लिख कर रखते थे। तो उस चीज़ को हम अगर अध्ययन करें तो उस समय के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है तथा कुछ को नष्ट कर दिया गया है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। विहार मतलब बिहार स्टेट की बात नहीं कर रहा है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, धार्मिक मान्यता के बारे में, उस समय धर्म में क्या क्या लोग माना करते थे उसके बारे में, लोगों के व्यवहार कैसे थे उसके बारे में, राजाओं के जीवन, औषधि, राजाओं के जीवन के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो प्रजा कैसे जीता था वो तो वो ऐसे ही पता चल जाएगा। औषधि के बारे में उस समय के तथा विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इन तरह के पांडुलिपि जो भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। उसीलिए तो बोला था कि उस समय के बच्चे क्या गीत गाता था ये भी हम पता कर सकते हैं, बच्चे कौन से लोग कैसे नाटक खेलते थे, क्या गाना गाते थे वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि पांडुलिपि हमें मिलती है और उसमें ये सारे चीज़ों का उल्लेख है। इनमें से कई जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत मतलब कोई हम जो नेचुरल भाषा पढ़ सकते हैं, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जैसे हम लोग रीजनल लैंग्वेज होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि बिहार में लोग रीजनल में अधिकतर मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार में अधिकतर लोग मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक लैंग्वेज के बारे में, प्रकृति लैंग्वेज हो गया। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख कैसे कहते हैं, तो ऐसे लेख, लेख मतलब ऐसा चीज़ लिखा हुआ जो कि पत्थर अथवा धातु पर लिखा गया हो, बहुत कठोर सतह होता है, पत्थर या धातु के बहुत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया हो, मतलब उस पर तराशा गया हो, खोद खोद के उसको लिखा गया हो, उसको कहते हैं अभिलेख। तो कहते हैं अभिलेख कड़वे चीज़ पर, कठोर चीज़ पर, पत्थर अथवा कोई धातु पर, मेटल के चीज़, जैसे कि तांबा का पहले पत्र हुआ करता था, इस तरीके से बना लेता था तांबा का पेज जैसा, और उसी पेज पर कुछ चीज़ से तराशा जाता था उसको। जैसे अभी लोग हम लोग क्या करते हैं, पेज को छेद कर करके एक लुई ब्रेल लिपि जैसे पढ़ते हैं, उसी तरीके से उस समय बनाया करता था लोग। तो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। ये लोग कौन करता था ये सब चीज़, तो कुछ व्यक्ति भी करते थे अपने जीवन पर, कुछ घटना हुई, जैसे अभी लोग क्या करते हैं फ़ोटो खींच कर जो रख लेते हैं, उस समय लोग फ़ोटो नहीं खींचा करते थे, उस समय लोग पत्थरों पर तराश दिया करते थे, जिसे अभिलेख बोलता है। चित्र उत्र हमें मिलते हैं, या तो उस पर लिखा करते थे अपने जाति के बारे में, सभ्यता के बारे, अपने अनमोल जो उनके जीवन में एक होता है ना कि अनमोल उनकी एक यादें हैं, बहुत पुरानी यादें, एकदम बहुत सुनहरी यादें हैं, उनको वो लोग तराश कर रखते थे पत्थरों पर। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। बोल रहा है उसके बाद कुछ राजा रानी भी हुआ करते थे जो अपने जीवन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में उस पर लिखा करते थे। प्रायः शासक हुआ करते थे, लड़ाइयों में जो विजय हुआ करते थे उसके बारे में उस पर लिखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो आप अपने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये लेख जो है ये लगभग 2250 वर्ष पहले प्राप्त हुआ है, जो कि अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कंधार नाम की एक जनजाति भी हुआ करती थी अफ़गानिस्तान में, जो कि बहुत ही खतरनाक जनजाति के नाम से जाना जाता था, तो उसके नाम पर ही जगह का नाम है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, सबसे पहले अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले अभिलेख अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पहले। ये भी बन गया एक पॉइंट। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर
उत्कृष्ट मतलब कि किस शासक का अभिलेख सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ था? तो अशोक का। तो अशोक के कहने पर ये लेख उत्कीर्ण करवाया गया था, मतलब ये अशोक काल से रिलेटेड है। इस शासक के विषय में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम इस लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों हम बताए थे कि जैसे अभी हम अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं लिपि है। तो उस समय ये भी जो चीज़ लिखा हुआ है वो उसके लिए क्या था? लिपि था उसके लिए। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ये अक्षर होता है या तो अनेक अनेक प्रकार के सिंबल, जैसे ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ये क्या है? संकेत ही तो है, सिंबल ही तो है, हम लोग इसे ए भी पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को नहीं पता होगा कि ये ए लिखा बी लिखा, उसको दिखाइएगा तो क्या बोलेगा? ये कुछ पारा हुआ है चित्र जैसा, उसको तो वही लगेगा। तो उसी तरीके से सिंबल का हम संकेत का यूज करते हैं, या तो उसके लिए अक्षर का यूज करते हैं, क ख ग घ सब अक्षर का यूज करते हैं लिखने के लिए। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसी को जब पढ़ा जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं? भाषा बोल देते हैं। लिखने वाली चीज़ को लिपि, पढ़ने वाली चीज़ को भाषा। बोल रहे हैं तो भाषा। इस अभिलेख यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों भाषाओं में है। अरमाइका, स्पेशली इसको अरमाइका ज़्यादा बोला जाता है, अरामेइक यहाँ पर लिखा हुआ है। अरमाइका नाम की लिपि इसे बोला जाता है अधिकतर बार। तो कौन सी लिपि में इसको माना जाता है? तो ये अभिलेख जो है इसको यूनानी और अरमाइका लिपि में इसको माना जाता है। जैसे अभी जो देवनागरी लिपि है उसी तरीके से यूनानी और अरमाइका लिपि है। आगे बढ़िए। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लाभ तो ये हुआ करते थे कि वो बरसों तक सुरक्षित वैसे ही रखा रहेगा, नष्ट नहीं होगा, जलने पर भी नष्ट नहीं हो। जैसे तार तांबा के अथी पर पत्थर पर लिखा गया वो कभी नष्ट हो सकता है? नहीं नष्ट होगा उसको जलाने से, सिर्फ उसे बढ़िया से टूटने फूटने से बचाए रखिएगा। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आती थी। ये लिखना इतना आसान नहीं था। किसी पत्थर पर अनेक प्रकार के लकीरों पार कर उसको खोद खोद कर लिखना इतना भी आसान नहीं था, कठिनाइयाँ तो आती ही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अंग्रेजी में इसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पुरातत्वविद उन व्यक्ति को कहते हैं जो कि इतिहास में बने कुछ अनेक चीज़ों को खोजने में लगे रहते हैं कि इतिहास के कुछ चीज़ मिल जाए हमें, कुछ वहाँ की वस्तुएं मिल जाए हमें, कुछ औजार मिल जाए हमें। वो ऐसे चीज़ को खोज कर उसका अध्ययन करते हैं कि कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पहले का ये चीज़ बना हुआ है। तो उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारत के जो अभी अवशेष बच गए हैं, अवशेष मतलब होता है जो बचा हुआ इसका हिस्सा है, तो पत्थर और ईंट से बनी जो अवशेष बच गए हैं तथा चित्र और मूर्तियां जो पत्थर पर बनाए गए हैं उसका अध्ययन वे लोग करते हैं कि क्या है, क्या बनाया गया है, क्या लिखा गया है। अब उससे बनी इमारत का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय के लोग किस तरीके से रहते थे, क्या क्या, जैसे कि आगे पता चलेगी। वे औजारों, हथियारों, बर्तन आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते रहते हैं। ये लोग हमेशा देखते रहते हैं, अनेक जगह खोदते रहते हैं, खुदवाते रहते हैं। जहाँ जहाँ पर मिलने की कुछ चांसेज है वहाँ पर खुदवाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कुछ सिक्के मिल जाए उस समय की, या तो कुछ मूर्ति ही मिल जाए, या तो कुछ चित्र ही अनेक प्रकार के मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, बर्तन मिल जाए। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर या तो पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। धातु की बनी करने मतलब कुछ तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम कुछ का हो सकता है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। ऐसे तत्व ऐसे हैं जो कि जल्दी और इतना कठोर होते थे जो कि नए, जैसे कि जो पक्की मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन है उतना जल्दी मिट्टी नहीं नष्ट होता है, वो नीचे दबा हुआ रह जाएगा, कम से कम 100-2 साल, 100-200-300 साल दबा रह जाएगा, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, वो उसी फॉर्म में रहता है। लोहे की जो चीज़ है दबी हुई, तांबा का जो चीज़ है वैसे ही दबा हुआ रहता है, उसको हम फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उसमें हल्का फुल्का जंग लग सकती है। बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग ये प्राप्त हुआ है। बर्तन है, एक घड़ा जैसा दिख रहा है, घड़ा ही है।
पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था इसका प्रयोग। दाएं में आपको एक पुराना चांदी का सिक्का दिख रहा है, ये देखिए, इसी का ये पीछे वाला भाग है, चांदी का सिक्का का पीछे, ये आगे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग है। इसका प्राप्ति लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसका प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसे भिन्न है, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ प्रयोग होने वाले आजकल के सिक्के दूसरे तत्व के बने हुए हैं, चांदी और सोना के थोड़े हमारे पास अभी सिक्के हुआ करते थे। हमारे पास सिक्का में अभी उसका मूल्य तय किया हुआ है कि यह 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, 1 रुपया का है, इस तरह से मूल्य तय किया हुआ है। तो बहुत डिफरेंस है उसमें अभी के। तो सबसे पहले बर्तन के रूप में हमें क्या मिला था, तो सबसे पहले लगभग 4700 वर्ष पूर्व हमें बर्तन के रूप में एक घड़ा मिला था। किस तरह की घड़ी थी, लाल रंग की घड़ा था, लाल रंग के, उस पर कुछ कुछ देखिए नक्काशी चित्रकारी किया हुआ है, ये हमें मिला था। चांदी के सिक्के मिले थे, यहाँ पर ज़रा देखिए 2022। हाँ, बहुत आगे बढ़ गए। हाँ, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नष्ट नहीं होती है। पुरातत्वविद मतलब पुराने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों का हड्डियाँ भी ढूंढा करते हैं। इससे उनको क्या जानने में मदद मिलेगी, इससे उनको मदद मिलेगी कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ये जानने को मिलेगी कि ये लोग कौन सी चीज़ खाया करते थे, किस किस चीज़ की हड्डियाँ मिलती है, उस अनुसार से देख पाएंगे। आजकल के हम लोग मीट खाते हैं, मुर्गा, ये सब। पहले लोग क्या कबूतर पकड़ के खाते थे, क्या खाते थे, कौवा खाते थे, ये सब देखने को मिलेगा उनकी हड्डियों से। मछली की हड्डी से पता चला कि उस समय मछलियाँ कैसी हुआ करती थी, मछली की आकृति कैसी थी, उस समय के लोग कौन सी मछली का सेवन करते थे। यदि अन्न के दाने, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति तो सड़ जाता है, कोयला उला बदल जाता है, वो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वो सब का अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ये बात है। अन्न तो बहुत दिन तक वो वैसे ही पड़ा रहता है, सड़ता उड़ता नहीं है, वो वैसे ही आपको मिल जाएगा, पुराना पुराना चीज़। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हाँ, ज़रूर मिलते होंगे, थोड़ा थोड़ा मिलते होंगे, लेकिन मिलते होंगे। अभी भी कभी कभी आप अगर नीचे खुदाई करें ज़मीन की तो आपको कभी कभी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं। कपड़े जल्दी सड़ते नहीं हैं, इसीलिए उनको ये अवशेष मिलते तो होंगे। लेकिन उस समय के बहुत पुराने लोग कपड़े नहीं पहना करते थे, वो लोग छाल का, पेड़ों के छाल का, जानवरों के खाल का इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए। तो उस बहुत पुराने कपड़े नहीं, नए जनरेशन जब से कपड़ा का इस्तेमाल होने लगा होगा तब से मिल सकते हैं, मिलता ही होगा ये नहीं कह सकते। पांडुलिपियाँ मतलब हाथ से जो लिखा गया चीज़ था। अभिलेख पत्थर पर लिखा गया चीज़ था। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। हाँ, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत के बारे में पता करते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है। अब हम ऐसे ही हवाई बातें करते जा रहे हैं कि उस समय ये हुआ होगा, उस समय ये हुआ होगा, लेकिन स्रोत मिल गया, एक साक्ष्य मिल गया उस समय का, तो इंटरेस्ट थोड़ा उसमें जगने लगता है कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा। तो उस चीज़ का जब हमें पता चलते, जैसे कि अगर ये सब फिगर हमें नहीं दिया करता रहता, एक घड़े का जो अभी फिगर ऊपर था, हमें बोलता कि उस समय का घड़ा मिला है, तो हम क्यों विश्वास करते कि उस समय का घड़ा मिला ही होगा। जैसे ही मिलता है, हमारे नज़रों के सामने आती है, तो हमें उसमें रोचक, उसमें हमें रोमांच जागने लगता है, पढ़ना बहुत ही रोचक होने लगता है। क्योंकि इन स्रोतों को सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, हम अपने दिमाग में बैठाते जाते हैं चीज़ों को, फिगर जैसा बनाते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से अभी जासूस क्या करता है, अनेक अनेक प्रकार के डिटेक्टिव जो होता है, कोई केस अगर उनको मिल गया तो एकदम उसके पीछे पड़ ही जाता है, उसके बारे में पूरी एकदम जानकारी निकालता है, पूरा उसका एक वो एविडेंस इकट्ठा करेगा, उसी को बोलते हैं सुराग। एविडेंस इकट्ठा करेगा और उसके बाद उस केस के तह तक पहुंचेगा। उसकी अधिक इतिहासकार भी पूरे पागल जैसा कह लो, ऐसा होते हैं, एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो पड़ जाते हैं, जानकारियाँ निकाल के ही रहते हैं, बाज बांधते हैं वो। तो उस जासूस की तरह इतिहासकार होते हैं। अब एक विषय है इतिहास, अनेक या अनेक, एक या अनेक। अभी आप अगर देखेंगे,
अभी आप अगर देखेंगे, ये तो हो गया हिंदी में। इस बुक का टाइटल क्या था? हमारा अतीत। हमारा अतीत। ये तो अतीत में यहाँ पर हमें नहीं दिखा कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, लेकिन इसी का अगर अंग्रेजी वर्जन देखें तो वहाँ पर लिखा है आवर पास्ट्स। पास्ट्स, इस प्लूरल पास्ट्स का प्रयोग किया गया है। बात वहीं पर उठती है, तो आखिर इतिहास एक है कि अनेक है? आपने इस बुक के शीर्षक पर भी ध्यान दिए, इसमें लिखा हुआ है हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ऐसे अगर आप देख लें, जैसे कि उस समय की राजा और प्रजा के जीवन दोनों की अलग अलग हुआ करती थी। जो लोग खेती करते थे, जो लोग पशु पालते थे, वो लोग का जीवन और राजाओं का रानियों का जीवन तो बहुत अलग हुआ करता था। व्यापारी हो गया और शिल्पकारी हो गए, वो दोनों का जीवन भी बहुत अलग हुआ करता था। जैसे आज की हम जनरेशन में देख ले तो जो व्यक्ति व्यापारी हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, उनका जीवन, और जो व्यक्ति मजदूर हैं, कृषक हैं, किसान हैं, उनका जीवन, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क हुआ करता है। उसी समय उनको जीवन में फ़र्क हुआ करता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, इस समय भी देश के अलग अलग हिस्सा में लोग अलग अलग व्यवहार, अलग अलग रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग चलें, अंडमान द्वीप में क्या करते हैं? अभी भी लोग मछली को पकड़कर खाते हैं, जानवरों को मारकर खाते हैं, फल फूल पेड़ों से प्राप्त कर कर खाते हैं, जंगलों से। इसी के विपरीत अगर शहरों में देख ले तो अपने खाद्य पूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। शहर में जो लोग हैं वो अपने भोजन नहीं उपजाते, वो लोग क्या करते हैं? कीनते हैं, चावल गेहूं को खरीदते हैं, और ख़रीदते हैं किसे? जो गांव में व्यक्ति उपजाकर उसे बेचता है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे। भेद मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़, अनेकता, एकता नहीं, अनेकता, अलग अलग चीज़। ये समय ही नहीं है, ये चीज़ सारे चीज़ पुराने समय में भी थे, अतीत में भी थे। ये सिर्फ अभी ही नहीं हो रहा है कि लोग सारे अलग अलग हैं, एक जैसा नहीं है, सभी का व्यवहार एक जैसा नहीं है, सभी के रीति रिवाज एक जैसा नहीं है। पुराने समय में हुआ करता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। बात तो सही है, इनके बारे में हमें क्या पता चल सकती है? ये लोग अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के कार्यों को लेखा जोखा नहीं किए थे। ये लोग करवाता था राजा। उस समय इतना आसान तो नहीं था। पत्थरों पर खोद कर लिखना उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुश्किल वाली चीज़ थी, और उसके लिए सब बहुत पैसा की भी ज़रूरत पड़ता होगा। अनेक अनेक चीज़ के लिए फंड, सभी के लिए उतना चीज़ सफिशिएंट नहीं था। ये तो सीधा सीधा बात है। तो सभी के लिए हम लोग राजाओं के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं, अनेक अनेक कहानियों में, चीज़ में पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय के कृषक जो थे, मजदूर जो थे, उस समय के जो शिकारी थे, उनके बारे में हम कहाँ पढ़ पाते हैं? उनके बारे में जानना अभी भी बहुत सारी चीज़ें शेष रह गई है। अभी भी हम लोग बहुत कुछ नहीं जान पाए उनके बारे में। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष की बताओगी। जैसे आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आप क्या बताते हैं? इतना तारीख, इतना महीना, इतना वर्ष। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, जो हम लोग कैलेंडर में देखते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। हम लोग ऐसे एक बनाते हैं टाइमलाइन। ये है ईसा मसीह, मान लीजिए। इनके जन्म के वक्त हमने मान लिया 0। इनके जन्म के बाद 1 वर्ष,
तो हो गया 1 ईस्वी, 2 वर्ष 2 ईस्वी। आज हम लोग जी रहे हैं 2022, यानी कि इनका जन्म को 2022 साल पूरे हो गए हैं। इनके जन्म को 2022 साल पूरे हो गए, तो इनके जन्म के 2022 साल बाद इनके जन्म के 2022 साल बाद आज हो गया है। इधर साइड हो गए। पहले अगर जाएंगे तो हम लोग किस तरीके से जाएंगे, पहले यहाँ होगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही जाएंगे ना, उधर से तो नहीं घटते, जीरो आ सकता है। तो हम लोग इसीलिए तो होता है, अधिकतर बार हम लोग क्या देखते हैं कि घटता हुआ आता है तिथि और उसके बाद जीरो पहुँचता है तो इधर से तिथि बढ़ता है। वो टाइम लाइन के कारण ऐसा हमें दिखता है, क्योंकि हम चीज़ों को टाइम लाइन पर लिखते हैं। इसीलिए हम 4700 वर्ष पूर्व कहते हैं, 4700 वर्ष पूर्व कहते हैं। यहाँ पर इसको अधिकतर बार अलग अलग नाम से इस तिथि को इंग्लिश में किया जाता है। हिंदी में तो इसका सीधा मतलब है, इधर का बोलता है ईसवी और इधर का बोलते हैं ईसा पूर्व। इधर को बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब कि ईसाइयों से पहले, क्रिश्चियन से पहले, क्रिस्त से पहले। ईसा मसीह जो थे क्रिस्त का जन्मदाता थे, मतलब क्रिश्चियन धर्म का जो ईसाई जो धर्म है वो इन्हीं से फैला है। यही व्यक्ति उनके मेन है, जन्मदाता ईसाई के। तो तिथि के बारे में समझ गए, तिथि का जन्म। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहास और तिथि। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसे क्या बोलता है, ईसा पूर्व। तो बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व। क्राइस्ट मतलब कृष्ण, मतलब जो ईसाई होती है वही बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, ईसाइयों से पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों के पहले ईडी, हिंदी में ईस्वी लिखी पाती हो। इस ईडी का मतलब है एनो डोमिनी, एडी, एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्द है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है, मतलब जिस वर्ष जन्म हुआ था उसी को एडी मानते हैं। और उसके बाद अभी भी अगर कोई बोलते थे एडी 200 वर्ष, एडी 300 वर्ष, कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह पर यहाँ बीसीई, जो यहाँ पर बीसी है ना ईसा पूर्व, इसके जगह पर बीसीई का प्रयोग किया जाता है, एडी के जगह पर बीसी का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा, जो यहाँ पर सीई कर रहा है, एडी के जगह पर जो सीई कर रहा है, एडी हो गया एनी डोमिनी, सीई हो गया उसके जगह पर प्रयोग होने वाले वक्त, उसका मतलब होता है कॉमन इरा, तथा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इनके कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब इन्हीं का कैलेंडर चलता है विश्व के अधिकांश देशों में। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। पहले हिंदू का एक अलग तिथि चलता है, उनका अलग कैलेंडर होता है, ये वाला अलग कैलेंडर है। तो हम लोग 200 वर्ष पूर्व इनके कैलेंडर का प्रयोग हम लोग करना स्टार्ट किए थे। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का है। सब कुछ समझ में आ गया। एक टाइमलाइन पा रही है फिर से तिथि को जानने के लिए। यहाँ पर हो गए क्रिश्चियन का जन्म, मतलब कि ईसा मसीह का जन्म हो गया, ये हो गए 0। इनके पहले जो हैं इनको बोला जाएगा बिफोर कॉमन इरा, बीसीई। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी, इन्हीं को हम कहते हैं बीसी। इधर जो हो गया एडी, एनी डोमिनी, इसी को हम लोग कहते हैं सीई, कॉमन इरा। समझ में आ गया सारा कुछ। इसी को हम कहते हैं ईसवी, इसको कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट, बीपी, प्रेजेंट से पहले। हम लोग सीधा जो अंग्रेजी वाला शब्द है वो सीधा सीधा बीसी उसी सब को ख़त्म करके बोल देता है आज से पहले, बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले लौट जाता है। आगे जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। अभिलेख जो था कठोर सतह, चाहे वो कोई पत्थर का हो चाहे कोई धातु का हो, उस पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे उस पर। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लिखने के लिए जो प्रयोग हुआ है सिंबल उम्बल वो लिपि हुआ था। भाषाओं का अलग उनका एक लैंग्वेज हुआ करता था।
समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले संस्कृत लोग लिखा करते थे, अब संस्कृत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर सोचने वाली विषय है। अब संस्कृत के बारे में हाल ही में बता दें तो जिसे गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, इसी तरीके से अब गूगल ट्रांसलेट नया भारत के 7 लैंग्वेज को जोड़ने के साथ साथ संस्कृत भी जोड़ चुका है। आप गूगल में अब लिख कर, हिंदी में लिख कर संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अंग्रेजी में लिख कर संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बात होता है कि पहले से अब बहुत लिपियों में बदलाव आ चुका है लिखने का स्टाइल। पहले लोग इस तरह से पी को लिखते थे, इस तरह से टी को लिखते थे, इस तरह से ओ को लिखते थे, दर्शाते थे अनेक अनेक प्रकार के सिंबल में। अब लिपि में बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? विद्वान उस समय के बहुत सारे लोग जो उस समय के लिपियों का अध्ययन करते थे, जैसे कि बहुत सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं, उस समय भी तो पढ़ाई हुआ करता था। उस समय के पढ़ाई के लोग धीरे धीरे, जैसे अभी जो लोग पढ़ते जा रहे हैं, वो आने वाले समय के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके बाद आने वाले जो समय है वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से तो अभी तक संस्कृत बचा हुआ है, क्योंकि संस्कृत 300-400 वर्ष पहले की लिपि है, भाषा है। 3500 वर्ष पहले, मतलब 3500 वर्ष पहले की वो भाषा है। जैसे कि अभी प्रयोग हुआ था कि ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो लिखा गया वो संस्कृत में ही लिखा गया है। ऋग्वेद में 3500 वर्ष पुरानी कृति है। तो 3500 वर्ष पहले कम से कम संस्कृत हुआ करता था। अभी भी उसका अंश है, क्योंकि अभी भी हम लोग उससे पढ़ते हैं और कोई व्यक्ति फिर आने वाले पीढ़ी को पढ़ाएगा। इसी तरीके से लिपि कोई ऐसे व्यक्ति जानते होंगे जिसके पास विद्वान जाकर पता लगाएं और उनके बारे में पूरी तरीके से सीखे। अब उसके बाद उस लिपि का अर्थ निकालने का प्रक्रिया उन्हें पता लगा। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की यह प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ क्या करते थे? राजा रानी रहते थे। मिस्र की कहानी आप लोग सुनेंगे, जहाँ पर अभी इजिप्ट जिसे बोलते हैं, हिंदी में उसे मिस्र बोलता है, अंग्रेजी में उसे इजिप्ट बोलते हैं, जहाँ पर पिरामिड मौजूद है, गीगा का पिरामिड। वो अफ्रीकी देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। पूछेगा कि अगर इजिप्ट में जो मिस्र से जो प्राप्त हुई लिपि का एक संग्रह है, जो पत्थर मिला है हमें, उसमें जो राजा रानी के नाम है छोटे से फ्रेम में लिखे, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों के अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ यल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़ियाओं के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं, तो आसानी से उन अभिलेखों को भी पढ़ सके। अब देखिए बात आती है अभिलेखों की पढ़ने की बात। पुराने जो लिपि हैं वो भिन्न प्रकार के हैं, अभी वर्तमान में भिन्न प्रकार की लिपि है। तो उनके बारे में कैसे पता लगाया जा चुका है कि वो क्या लिखे हुए हैं? तो मिस्र से कहानियाँ आरंभ होती है। मिस्र में लगभग 5000 वर्ष, कम से कम कुछ वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले की बात कर रहा है? नहीं लिखा हो कितना वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले, मतलब मिस्र से एक प्राप्त हुई थी अभिलेख, जिस पर एक ही चीज़ 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। यूनानी में था, मिस्र में था, और पुरानी भाषा कोची में था, वो भगवान जाने उस स्क्रिप्ट का नाम क्या था। 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। उसी तरीके से कुछ जो विद्वान थे यूनानी भाषा को पढ़ सकते थे। उन्होंने यूनानियों भाषा को पढ़ा और उसी के आधार पर ऊपर वाले जो भाषा थे उसको ट्रांसलेट किया। तब उन्होंने अभिलेखों के बारे में पता लगा जा सके अनेक अनेक प्रकार के। जैसे यल शेर के लिए प्रयुक्त करते थे, यल वर्ड को शेर से दर्शाते थे, ए को चिड़िया से दर्शाते थे, ए यहाँ पर देखिए चिड़िया को दर्शाते थे। इस तरह की से लिखा हुआ था उस समय। तो इस समय से लिपि प्रयोग का पता चल चुका कि कैसे कैसे लिपि का प्रयोग किया जाता था। इसका क्वेश्चन आंसर ज़रा कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा।
आप लोग की सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, लिखने का जो स्टाइल है वो विकसित होगा धीरे धीरे। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करते जाइए, जिससे कि ये सबसे महत्वपूर्ण है बीपीएससी की परीक्षा के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली ये सेशन। अभी हम लोग हिस्ट्री का पूरा बात करेंगे, 1 से लेकर 6 से लेकर 12 तक। 6 का आज चैप्टर 1 हुआ है, धीरे धीरे 6 पूरा क्लास ख़त्म होगा, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर इसी तरीके से फिर पॉलिटी आएगा, इसी तरीके से फिर ज्योग्राफी आएगा। सारा चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का होगा। तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बाकी व्यक्तियों को शेयर कर दें जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं। आपको आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया है तो आप लोग एक बार फिर से इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हम इसको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको फिर से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप कभी भी शॉर्ट में पूरे एक चैप्टर का रिवीजन कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। धन्यवाद।